बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेल। इन सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। सेल बेसिकली जो है उसका वर्ड जो है लैटिन वर्ड से निकला हुआ है सेलुला। सेलुला का मतलब है लिटिल स्मॉल रूम या लिटिल स्पेसेस। इसकी सबसे पहले डिस्कवरी का अगर बात की जाए, रॉबर्ट हॉक ने 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। उसने क्या किया? उसने सबसे पहले कॉर्क सेल को उठा के, कॉर्क सेल बेसिकली क्या है? प्लांट्स के स्टेम और उसके रूट्स में पाई जाती है। तो प्लांट जो है, लेट सपोज ये एक प्लांट का एक स्टेम है, ये आउटर जो लेयर्स हैं, ये इसके अंदर जो है वो कॉर्क सेल पाई जाती हैं। कॉर्क सेल को उसने काट के एक 3 स्लाइसेस बना दी, और 3 स्लाइसेस बना दी जब उसने अंदर देखा तो उसको कुछ वेसिकल नजर आए, और फिर उसने ये 3 स्लाइसेस को उठा के एक मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे रख दिया। मैग्नीफाइंग डिवाइस क्या मतलब? माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। माइक्रोस्कोप के बारे में आपको बताता चलो, माइक्रोस्कोप को सबसे पहले 1600 में ज़ाचियास जॉनसन ने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इजाद किया था। नेक्स्ट, जैसे ही माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया 3 स्लाइसेस को, माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया जब, तो उसने क्या देखा? एक जाल, एक हनी बी लाइक स्ट्रक्चर ये नहीं देखा। तो उसने जब उसका मजीद मुआयना किया तो उसको जो है एम्प्टी स्पेस और बाहर जो है एक थिक वॉल नजर आई, क्योंकि थिक वॉल जो है बाद में सेल वॉल कहलाया, क्योंकि सेल वॉल जो है वो प्लांट के सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। यानी द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड अ सेल वॉल, और इसी सेल वॉल की वजह से प्लांट जो है वो आपको जो है वो मजबूत भी नजर आते हैं। इसी की वजह से वो स्टैंड यानी वो एक 100 मीटर तक भी प्लांट चले जाते हैं। फिर उसने एक स्टेटमेंट दिया, एम्प्टी स्पेसेस सराउंडेड बाय द थिक वॉल। इसी से जो है वो एक सेल की डिस्कवरी होगी। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिसने सेल के ऊपर काम किया, लेमार्क भी आया और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। आखिर में रॉबर्ट ब्रोन जो है ये एक मशहूर साइंटिस्ट हैं। 1838 में उसने एक स्टेटमेंट दी। उसने क्या देखा? सेल के अंदर एक और डार्कर स्लाइटली डार्कर देन साइटोप्लाज्म, यानी ये आउटर जो है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसने साइटोप्लाज्म के अंदर एक और डार्कर स्पेस को देखा। उसने इसको नाम दिया न्यूक्लियस। बाद में इंशाल्लाह इस चैप्टर में मजीद इसको न्यूक्लियस के बारे में मजीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इसने रॉबर्ट ब्रोन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो बाद में फिर सेल की जो ऑर्गेनीज हैं और इसमें मजीद डिस्कवरी हुई, तो सेल जो है हमारे सामने एक वाज़े शक्ल हमारे सामने आई। नेक्स्ट चलते हैं सेल का जो बेसिक डिफिनीशन है। अब सेल क्या है? सेल क्या है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जिंदगी का, यानी जो हमारी लाइफ है उसका एक बुनियादी इकाई है, चाहे वो स्ट्रक्चरल के लिहाज से हो या फंक्शनल के यूनिट के लिहाज से हो। सेल क्या है? यानी लेट सपोज अगर मैं मिसाल के तौर पर आपको अगर ब्रेन की मिसाल ले लो, स्कल की मिसाल ले लो। स्कल एक स्ट्रक्चर भी रखता है, स्कल जो है एक स्ट्रक्चर भी रखता है, और इसी तरह स्ट्रक्चर जो है खास एक बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है, और इस बिल्डिंग ब्लॉक को हम कहते हैं सेल। यानी सेल, और जितनी भी फंक्शन इस स्कल के अंदर होते हैं वो इसी सेल के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कल जो है अगर उसके फंक्शन देख ले, उस स्कल के अंदर जितनी भी फंक्शन होते हैं, और दूसरी बात उसका जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों जो है वो सेल की वजह से, इसलिए इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। अगर आप मेरी पूरी बॉडी को, ये इंसान की पूरी बॉडी को देख ले तो वो भी एक सेल से बना हुआ है। आप हार्ट की मिसाल ले, हार्ट जो है वो पंपिंग करना, हार्ट का काम क्या है?
पंपिंग करता है। और इस तरह जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल से बना हुआ है और उसका जो फंक्शन है वो भी सेल के अंदर ही होता है। तो सेल की वजह से हार्ट जो है वो काम करता है। तो इसलिए जो हम कहते हैं जितनी भी आप ऑर्गन उठा ले, लीवर उठा ले, स्टोमक उठा ले और इंटेस्टाइन उठा ले, उनकी अगर स्ट्रक्चर भी देख ले प्लस उनका फंक्शन भी देख ले तो वो जो तमाम है वो सेल के अंदर ही होता है। इसलिए जो सेल है वो एक बुनियादी फंक्शनल के लिहाज से भी और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी वो एक ऑर्गेनिज्म का एक बुनियादी इकाई है। और दूसरी अगर डिफिनेशन हम देख लें, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जाहिर बात है जब हम किसी बिल्डिंग की तामीर करते हैं, हम किसी घर की तामीर करते हैं तो सबसे पहले ईंट रखते हैं, फिर ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, फिर इस तरह एक मुकम्मल बिल्डिंग बन जाती है। इसी तरह अगर इंसान की मिसाल ले ले, कोई भी ऑर्गन्स की मिसाल ले ले, तो वो उसकी जो सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक है, उसकी जो पहली ईंट है वो सेल है। और इस तरह सेल के ऊपर दूसरे सेल आके फिर एक मुकम्मल स्ट्रक्चर बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल, सेल की डिस्कवरी और सेल की डिफिनीशन के बारे में है। 19th सेंचुरी में सेल थ्योरी जो है वो आई और सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम है शेल्डन जो कि एक जोलॉजिस्ट हैं और इसने एनिमल सेल के ऊपर काम किया। और दूसरा जो है वो श्वान है, यानी एक बॉटनिस्ट है, इसने प्लांट सेल के ऊपर काम किया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, यूनि मींस यानी जो यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वन सेल से मिलकर बने हो और मल्टी सेलुलर वो है जो मैनी सेल से बने हो। इन यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म लेट सपोज बैक्टीरिया और मल्टी सेलुलर अगर मिसाल ले ले लेट सपोज ह्यूमन, ये जो है मल्टी सेल से मिलकर बना हुआ है। यानी उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें एक या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। एक जो है वो यूनिसेलुलर में पाया जाता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेनी सेल पाए जाते हैं। तो ये उनका पहला स्टेटमेंट था। सेल थ्योरी स्टेटमेंट है ऑल न्यू सेल arise from the pre-existing cells। यानी दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या था, यानी यानी जितने भी सेल आते हैं वो पहले से मौजूद सेल से डेवलप होती है। यानी क्या मतलब, यानी अगर इसके हम आम मिसाल ले लें, यानी जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है तो जरूरी है उसके लिए माँ और बाप जो है मिल के जो है वो रिप्रोडक्शन का एक अमल होता है, उसके नतीजे में जो है एक मुकम्मल प्रोसेस होता है, उसके नतीजे में बच्चा जो है वो जन्म लेता है। तो अगर उनसे पहले माँ बाप ना होते तो बच्चा भी जन्म ना लेता। तो इसी तरह जब नए सेल बनते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि वो उससे पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी पहले से मौजूद सेल हो। और ये स्टेटमेंट जो है रोडोल्फ विर्चो ने ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट दी थी और इसने क्या कहा था, ओमनिस ओमनिस सिलुला ई सेलुला, ये एक स्टेटमेंट दी थी। यानी जो सेल्स हैं, सेल्स कम from cells from another cell। यानी उसने क्या किया था, उसने एक स्टेटमेंट दी थी और फिर ने 1900 में ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है, जितनी भी सेल आते हैं वो दूसरे सेल से आते हैं। ये सेल थ्योरी की दूसरी स्टेटमेंट थी। तीसरी, सेल में एक क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल पाया जाता है। क्या होता है इसमें, हेरिडिटरी मटेरियल पाया जाता है। यानी हेरिडिटरी मटेरियल से क्या मुराद, हेरिडिटरी मटेरियल से मुराद यानी जो मतलब ये है, हेरिडिटरी से मुराद क्या, हेरिडिटरी मटेरियल से क्या मुराद, यानी दोज ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक which is passed
फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी हेरिडिटरी मटेरियल वो होता है, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक या वो ट्रेड्स होती हैं जो उनके वालिदैन से उनके बच्चों में मुंतकिल होती हैं। वो कि हेरिडिटरी मटेरियल बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए की शक्ल में पाई जाती हैं, फिर डीएनए के अंदर जीन की शक्ल में एक नस्ल से दूसरे नस्ल यानी पेरेंट्स और पेरेंट्स से उनके डॉटर सेल में मुंतकिल होती हैं। यानी क्या तीसरा स्टेटमेंट था कि जितनी भी सेल्स हैं उसमें हेरिडिटरी मटेरियल पाई जाती हैं और ये हेरिडिटरी मटेरियल जो है उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में इन उनके डॉटर सेल्स में जो है वो पास होती हैं, यानी एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक यानी ट्रांसफर होती हैं। पॉइंट है इन ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन द सेल, यानी जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी वो सेल के अंदर होगी। यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस से क्या मुराद, मेटाबॉलिक प्रोसेस से मुराद यानी जितनी भी ऑल द केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं सेल के अंदर, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है या बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सेल के अंदर होगी। लेट्स सपोज आप जब खाना खाते हैं या कोई चीज पीते हैं या पानी पीते हैं तो इसको जो है बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल में जाके फिर सेल के अंदर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एनर्जी में कन्वर्ट होना यानी फूड और ड्रिंक्स का एनर्जी में कन्वर्ट होना यानी छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाना, ये इसको प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं और ये सेल के अंदर ही होता है। सो दीज आर द फोर स्टेटमेंट्स of the about the cell theory।